जब मैं एक मासूम, नाजुक, शर्मो हया से गुंदी हुई लड़की थी, मेरे वालिदैन बहुत सी मोहब्बतों से मुझे परवान चढ़ा रहे थे कि गांव से अचानक मेरे चाचा की वफात की इत्तला आ गई। हम 4 बहन भाई थे, मेरा बड़ा भाई, उसके बाद मैं, फिर एक और छोटी बहन और एक भाई। अम्मा अब्बा ने फैसला किया कि बड़े दोनों बहन भाइयों को घर छोड़ जाते हैं और छोटे दोनों को साथ ले जाते हैं ताकि घर अकेला न रहे। वालिदैन ने कुछ नसीहतें वगैरह करके हम दोनों बहन भाइयों को घर छोड़ा और खुद गांव रवाना हो गए। मैं अपने इम्तिहानों की तैयारियों में फिर से मसरूफ हो गई और बड़ा भाई तो पहले ही कमरे में घंटों अपनी किताबों में सर खपाई करता रहता था। हाँ, अब अम्मा की जगह मेरी ये ड्यूटी हो गई थी कि मैं भाई के लिए खाना तैयार करूं। अभी अम्मा अब्बा को घर से गए कोई 4 दिन ही हुए थे। एक दिन दोपहर के वक्त भाई घर आया और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और किसी को अंदर बिठा के सीधा किचन में आया और एक खाने का लिफाफा हाथ में लिए प्लेटें निकालने लगा। मैं भी बर्तनों की आवाज़ सुन के किचन में आ गई तो भाई को देखा कि वो खाने की चीज़ें डिश में निकाल रहा है। मैंने कहा, भाई लाओ मैं लगा देती हूँ, क्या दोस्त साथ हैं? भाई ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ, और इतना कहकर वो ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। मैंने खाना लगा के ट्रॉली तैयार कर दी और फिर जाके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा हौले से खटखटा दिया। भाई ने ड्राइंग रूम का अंदर का दरवाज़ा खोला तो मैं मुड़ने वाली थी और मुड़ते मुड़ते मेरी नज़र अंदर ड्राइंग रूम में पड़ी और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। मैं चौंकी ज़रूर, मगर भाई को महसूस न होने दिया गया। मेरे दिमाग में वो लड़की अटक सी गई थी। मैं ऊपर की मंजिल पर जाने लगी। अचानक मेरी नज़र बैल्कनी पर पड़ी जिसके सामने रुख पर ड्राइंग रूम का इकलौता एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था और मेरी जासूसी वाली तबीयत ने फौरन एग्जॉस्ट फैन के सुराख से झांकने का फैसला कर लिया। एग्जॉस्ट फैन के सुराख से जो ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिलो दिमाग भग से उड़ गया। अंदर मेरा भाई और वो लड़की ऐसी हालत में थे कि मैं सुन्न होकर वहीं जाम हो गई और मेरा दिल यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी खोपड़ी में बज रहा है और मेरा सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मगर क्यों? मैंने औरत और मर्द का वो पहला ताल्लुक अपनी जीती जागती आंखों और सुन्न दिमाग के साथ देखा। मेरे तसव्वुर में ये बात नहीं थी और दिल के कहीं किसी कोने खुदरे में भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी जो कुछ मैं देख चुकी थी। आखिर में मैंने घूमते सर के साथ जितनी देर सुन रही देखती रही और बैल्कनी से वापस पसीने में शराबोर खौफ से डरी डरी अपने कमरे में वापस चली आई और बिस्तर में गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मैं कब आलम मदहोशी में नींद की गहरी वादियों में उतर गई। पर उन दोनों की मदहोश गुफ्तगू और गंदी गंदी बातों ने मेरे अंदर की लड़की को औरत बनाना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर जज्बात की हलचल जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई थी, उस जज्बात की हलचल से मचल रही थी। मेरे अंदर आग लग गई थी। आग की चिंगारियां मेरे वजूद से और पसीने से मैं एक भीगी हुई तड़पती मछली बन चुकी थी। उस भयानक वारदात, उस गंदी बातों को और जो कुछ वो दरमियान में हो रहा था उन सबको सोचकर फिर से और खौफजदा हो गई। मेरे अंदर मेरे जिस्म में हलचल हो रही थी, मगर उम्र बहुत छोटी थी और मेरी तरबियत में सादगी थी। मगर जज्बात के आगे किसी भी इंसान का कोई बस नहीं चलता, चाहे वो जितना भी मजबूत आसाब का मालिक हो। मेरे बड़े भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अनजाने में मैं भी जज्बात के धारे में बहने लगी, क्योंकि अब मुझे भाई की टोह रहने लगी। अपने भाई की टोह में वो काम कर डाले जिनके बारे में एक शरीफ, मासूम और कम उम्र लड़की सोच भी नहीं सकती। भाई ने भी घर खाली देखकर खूब फायदा उठाया और वो रोज अपनी स्टडी के बहाने उस लड़की को बुलाने लगा और मैं भी रोज ही बालकनी में धूप के साथ साथ अपने अंदर के ज्वार भाटे के हाथों जलती हुई एग्जॉस्ट फैन की जगह से हवस और तड़प का ये खेल देखती रही। ये सिलसिला यूं ही मजीद 6 दिन तक चलता रहा। आखिर ये सिलसिला बंद हो गया और अब्बा जी अपनी ड्यूटी की वजह से वापस आ गए। भाई अपनी मसरूफियत में लग गया। मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। अम्मा वापस नहीं आई और अब्बा और भाई सुबह के निकल जाते और शाम में वापस आते। मैं कॉलेज से इम्तिहानात की वजह से फ्री हो चुकी थी। भाई की टोह में लगे लगे मुझे VCR की ब्लू फिल्म्स मिल गई। क्या? और मजीद मेरी तबाही का रास्ता खुल गया। मैंने वो गंदी फिल्में देखी कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा सेहतमंद और हसीन भी थी। उठती हुई जवानी और इन सब बातों ने मुझे मजीद भड़का डाला। इन सब बातों ने मुझे नए नए रास्तों की तरफ राग़िब करने की कोशिश की और फिर मुझे घर की छत से ही रास्ता मिल गया। मैंने बाहर भी कहीं ऐसे लड़कों को फांसने की कोशिश की, मगर घर की इज्जत का डर और शुरुआत का नफ्सियाती खौफ आड़े आया। मैं जल्द से जल्द
کچھ کر لینا چاہتی تھی۔ رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا۔ میں نے کپڑے دھوئے اور چھت پر لٹکاتے ہوئے اندھے پن میں 2 گھر چھوڑ کے ایک کبوتر باز نظر آیا، جو کہ پہلے تو بہت سے اشارے مجھے کر چکا تھا اور میرا جواب تھا نفرت۔ میں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، مگر میرے بھائی کی وجہ سے آج میں اپنا آپ اسے سونپنے والی تھی۔ آج میں اپنے اندھے پن سے اس کو اشارہ کر بیٹھی اور مت جو ماری گئی تھی وہ کچھ دیر تو ہونک بنا ہی مجھے گھورتا رہا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ وہ دن کے 24 سے 18 گھنٹے اپنے کبوتروں کے پاس ہی گزارنے والا انسان تھا۔ آخر میں نے اسے زور زور سے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بڑی مشکل سے بلایا تو وہ بندر کی طرح چھتیں پھلانگتا ہوا مجھ تک بے ترتیب سانسوں سے پہنچ گیا اور بولا، خیر ہے، آج میرا نصیب کیسے جاگ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اسے نیچے لے آئی اور اسے خود ہی جذبات کی رو میں لپٹ گئی۔ میرے اتنا کرنے پر مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوگا، لیکن اس لڑکے نے میرے جذبات کو سمجھے بنا ہی مجھے ادھورا چھوڑ دیا، مجھ سے الگ ہو گیا، جذبات کی ایسی کی تیسی کر دی۔ میں جو شدت سے بھوکی بلی بنی ہوئی تھی اسے نوچ کھسوٹ کر اسے اتنا مارا کہ خونم خون کر دیا، دھکے مار مار کے اسے بھگا دیا۔ اب میں نے انجانے میں مزید اپنے اندر آگ جلا لی۔ جذبات کی ان شدتوں کا تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، مگر اس کے ادھورا چھوڑنے سے میں زخمی ہو گئی۔ دل و دماغ بری طرح سے جل رہا تھا، وجود میرا گرم ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز مجھے میری ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ خیال آیا کہ بھائی آیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے کپڑے پہن کے باہر آئی۔ اتنے میں بھائی بھی باہر سے مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور بولا، کچھ کھانے کو ملے گا؟ نہیں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، باہر سے ہی کچھ لے آؤ۔ وہ اچھا کہتا ہوا چلتا بنا۔ میں نہانے کے باوجود بھی نڈھال بستر پر گر گئی اور رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بن گیا آخرکار میں ٹوٹے وجود کے ساتھ جیتے جیتے اس موڑ پر پہنچ گئی کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی وہ سب کر لیا جو کچھ اسے میں نے دوسری لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتی تھی اور مجھے میرا بھائی مل گیا۔ یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے، یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے۔ بس مجھے سکون مل چکا تھا۔ میرے بھائی نے بھی حیرت انگیز طور پر مجھے روکا نہیں، بلکہ اس نے بھی میرے ساتھ وہ سب کیا جو شاید سگے رشتے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی پولیو کی خوراک نہ لینے سے پولیو آپ کے بچے کو پکڑ سکتا۔ مگر پھر بھی اس نے میرے اس عیب کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، الٹا مجھے تحفے کے طور پر یہ گھر دے دیا۔ بھائی نے کہا، تو پھر چھوڑو، آؤ ہم دونوں پھر سے رنگرلیاں مناتے ہیں۔ میں نے وہ رات اپنے بھائی کے ساتھ گزاری۔ It's my talent. مجھے پتا ہے تو اتنا ڈسٹرب کیوں رہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تو کرتا نہیں ہے۔ ہاں، تو کر لیا کر۔ کیا؟ سیلف لو، ماسٹربیشن۔ ابھی کر کے دکھاؤ۔ خالی بیٹھے ہو تو ایک کام میرا کر دو نا۔ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دو نا۔